तो ये पुस्तक एक नया ईश्वर तेजेंद्र जी का यह कविता संग्रह परसों शाम को मेरे हाथ में आया। और सबसे पहले इसमें ऊपर लिखा हुआ है गुलजार साहब की एक पंक्ति कि पढ़ने से ज्यादा महसूस करने वाली नस्लें। तो जब मैंने इसे पढ़ा ऊपर की पंक्ति तो मुझे लगा कि ये एक काव्यात्मक लहजा है किसी कवियों का और शायरों का, साहित्यकारों का, किसी की प्रशंसा करने में या किसी का तारीफ करने में। तो मैंने इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर मैं इसके पन्नों को पलटने लगा क्योंकि आज के कार्यक्रम होना था, पुस्तक को पढ़ना आवश्यक रहता है। तो अक्सर हम ये कहते हैं जब किसी पुस्तक की तारीफ में जो एक सभी पाठक जिनसे कहा जाता है उनके हाथ में पुस्तक लगती है तो कहते हैं कि क्या पुस्तक थी, एक बार में हम पूरी किताब पढ़ गए या पूरी रात में हमने खत्म कर दी और नजर हटाई नहीं गई। लेकिन इस पुस्तक के विषय में बिल्कुल विपरीत बात, एक विपरीत अनुभव मुझे हुआ कि जब मैं तीसरी कविता से चौथी कविता तक पहुंचा तो चौथी कविता जैसे मुझे चाइनीज में लिखी हुई लगने लगी। उसका कारण यह था जो समझ में नहीं आई, मैं पहले की ही 2-3 कविताएं, तो एक एक कविता अपने आप में मुझे एक उपन्यास लगा और उस कविता को प्रोसेस करने में, मन मस्तिष्क आत्मा तक पहुंचने में एक वक्त लगा मुझे उसने एक यात्रा की। तो यह एक अद्भुत कविता संग्रह मुझे जीवन का इस कविता संग्रह ने अनुभव दिया। इन शब्दों के साथ ये इस पुस्तक से अब मैं सीधा सवालों की ओर आता हूँ। और जहाँ तक तेजेंद्र जी की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर सवाल यहीं से उठता होगा कि आप इतने बड़े IPS अधिकारी हैं, पुलिस विभाग में रहे हैं और ये कविता कैसे आई। मैं वह प्रश्न नहीं लूँगा क्योंकि मैं मानता हूँ हिटलर भी कवि थे और अटल जी भी कवि थे और यहाँ भी अधिकांश लोग सब अपने अपने प्रोफेशन में हैं और कविताएं लिखते हैं। तो कवि होना एक अलग एक आंतरिक अनुभव है, आंतरिक व्यक्ति है। लेकिन जब इसकी भूमिका पड़ी तो जो पहला सवाल मेरे जहन में आया, मैं वहाँ से शुरुआत करता हूँ कि आपका रुझान तो साहित्य और कविता में रहा, लेकिन आपकी कविता गंभीरता से लिखना तब शुरू की जब मुंबई में 26/11 का अटैक हुआ। उस आतंकी हमले से, उस हादसे ने आपको एक गंभीर कवि बनाया। तो मैं उस विषय में आपसे कहूँगा कि आप प्रकाश डालें और ये भी चाहूँगा कि वो पहली कौन सी रचना आपकी हुई कविता की जो आप उसको वो श्रेय देते हैं उस हादसे को इस रूप में कि आप अपनी गंभीर कविता लिखना शुरू किया। तेजेंद्र सिंह जी। थैंक यू पद्मेश जी। सबसे पहले तो मैं आपका और प्रभा खेतान फाउंडेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और पूरे समाज के साथ पोएट्री रीडिंग सेशन यहाँ पर आयोजित किया। साथ ही यहाँ पर जितने आज श्रोतागण आए हुए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल कर आज हमारे साथ हैं। आपने जो प्रश्न किया तो वो समय ऐसा था कि 2008 में बहुत सारे लोग शहीद हुए, नागरिक भी शहीद हुए, पुलिसकर्मी भी शहीद हुए, सैनिक भी हुए। तो एक पुलिस ऑफिसर के रूप में, एक नागरिक के रूप में मैं बहुत विचलित हुआ। कविताएं तो मैं स्टूडेंट लाइफ से लिखता आ रहा था और लेकिन उनको मैंने कभी सिलसिलेवार कहीं इकट्ठा नहीं किया। मन में कोई ऐसी धारणा नहीं थी कि एक संग्रह बनाना है, उसको पब्लिश करना है, ऐसा कभी था नहीं मन में। तो जब मैं उस 2008 में विचलित होने का कारण ये था कि मुझे लगा कि इतने सारे लोग शहीद हुए हैं, इतने सारे लोगों की जान गई है, लेकिन जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है वो बड़ा उदासीन है। उस समय का सिस्टम कुछ ऐसा ही था 2008 का। तो मैं सिस्टम के अंदर था, तो सिस्टम के अंदर रहकर मैंने उसकी उदासीनता को और ज्यादा पहचाना। तो उससे मैं बहुत विचलित हुआ कि सिस्टम को सेंसिटिव होना चाहिए इस तरह की घटनाओं के प्रति। वहां पर ये भी देखा गया कि किसी फिल्म डायरेक्टर को ले जाया जा रहा है वो सारे सीन्स दिखाने के लिए कि अगर आपको कल को फिल्म बनानी पड़े तो इस तरह के सीन्स होंगे। तो ये बड़ी इनसेंसिटिविटी थी। तो उस इनसेंसिटिविटी से मैं बहुत ज्यादा विचलित हुआ और विचलित हुआ तो फिर ये कविता लिखी गई। तो
तो इस तरह से गंभीर कविताओं का, गंभीर लेखन की एक कड़ी शुरू हुई। तो इस कविता का शीर्षक है एक आभारी शहीद। मैं आभारी हूं आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक सुंदर पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया। मैं आभारी हूं आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक सुंदर पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया है। पर मुझे सैल्यूट कर नम आंखों से मेरा बारीक धुंधला नाम पढ़कर मुझे शर्मिंदा न करें। पर मुझे सैल्यूट कर नम आंखों से मेरा बारीक धुंधला नाम पढ़कर मुझे शर्मिंदा न करें। उसे साफ पढ़ने की कोशिश आपकी आंखों में कई परेशान सवाल खड़ी कर देगी और उनके जवाबों में पसीना, अचकचाहट, लरसती जबान और झांकती बगियों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप नाहक परेशान न हो, आप नाहक परेशान न हो। मेरे सवाल मेरा मकान, मेरी पेंशन और मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है। मेरे सवाल मेरा मकान, मेरी पेंशन और मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है। मैं इनके जवाब तो वैसे भी उम्र भर नहीं ढूंढ पाया था, पर इनसे बेखौफ आंखें मिलाकर मैंने जी हल्का कर लिया था। पर इनसे बेखौफ आंखें मिलाकर मैंने जी हल्का कर लिया था। मेरे पास कुछ और सवाल है जो मेरे सहमे हुए बच्चों से भी ज्यादा मासूम है। मेरे पास कुछ और सवाल है जो मेरे सहमे हुए बच्चों से भी ज्यादा मासूम है कि जैसे कौन तय करता है कि मरेगा कौन और किस कीमत पर। कि जैसे कौन तय करता है कि मरेगा कौन और किस कीमत पर। कौन तय करता है कि बचेगा कौन और उसकी बोली कैसे लगती है। कौन तय करता है कि बचेगा कौन और उसकी बोली कैसे लगती है। किसके हाथों में है कि बचे हुओं को रोज तिल-तिल मारा जाए। किसके हाथों में है कि बचे हुओं को रोज तिल-तिल मारा जाए। कौन है जो किसी का मरना और किसी का मारना बस दूरबीन लगाकर देखता रहता है। कौन है जो किसी का मरना और किसी का मारना बस दूरबीन लगाकर देखता रहता है। आपकी मोमबत्ती, आपके उबाल, आपकी मोमबत्ती, आपके उबाल और संगमरमर पर लिखवाया मेरा बारीक नाम। मैं शत आभारी हूं आपका, पर मुझे चाहिए मेरे जवाब। सवाल और भी है लेकिन, सवाल और भी है लेकिन मैं ज्यादा सवाल पूछकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं ज्यादा सवाल पूछकर आपको शर्मिंदा नहीं करता। इस कविता की जो संवेदनशीलता है उससे यह प्रतीत होता है कि ये ऐसी भावना या तो उनकी हुई होगी, उस परिवार के लोगों की जो विक्टिम होंगे या जो उस हादसे से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे या उनके लोग जुड़े होंगे। और संभवतः क्योंकि आप इस पुलिस के प्रोफेशन में रहे हैं तो शायद वो जुड़ाव, नज़दीक से उसको महसूस करना ये उसकी प्रक्रिया हो सकती है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आपका प्रोफेशन है और कवि, तो आपकी जो कविताएं हैं उसका कहीं ना कहीं असर आपके प्रोफेशन पर पड़ता है या आपके प्रोफेशन का कभी कभी आपको लगता है असर आपकी कविताओं में देखने को मिलता है कि जैसा कि इस कविता से उभर कर आया। आप कहाँ पे उसको? दोनों चीजों का असर एक दूसरे पर पड़ता है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी हूँ, साइकोलॉजी का रिसर्चर भी हूँ। तो मेरा मानना है कि जितने डोमेन्स में आप डेवल करते हैं उन सारे डोमेन्स का आपकी पर्सनालिटी पे किसी ना किसी रूप में असर पड़ता है। आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं तो आप अच्छे असर को लेंगे, आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है तो बुरे असर भी आते हैं। लेकिन जितने भी डोमेन्स में आप डेवल करते हैं उन सब का असर आपके किसी न किसी पर्सनालिटी के रूप के ऊपर पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपकी जो कविता लेखन है, साहित्य लेखन है, उसके ऊपर उसकी जो थीम है या उसके जो विषय हैं
तो उन पर आप को कौन सी थीम या विषय बहुत प्रिय है, या आपको लगता है उन पर आपने ज़्यादा लेखन किया है? जैसे बहुत कवि हैं जो माँ के ऊपर कविताएं या परिवार पे रहती हैं, कुछ प्रेम कविताओं में होते हैं, वीर रस के होते हैं। आप अपने आप को किस श्रेणी में पाते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने कविता लिखते समय इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि मैं कुछ विषयों तक अपने आप को लिमिट न करूं। मेरी जो सब्जेक्ट मैटर्स है कविताओं के, वो बहुत विस्तार होना चाहिए उसमें, कि मैं किसी भी विषय पर जो मेरे मन को छू जाए, जो मुझे विचलित कर दे, उसके ऊपर मैं कविता लिखूं। और इसलिए मैंने बहुत अलग अलग विषयों पर कविताएं लिखी हैं। मेरी कविता में एक रिक्शे वाला भी है, एक बनारस के घाट पर बांसुरी बेचने वाला एक गरीब आदमी भी है, मेरी कविता में माँ भी है, मेरी कविता में एक मादक स्त्री भी है। मेरी कविता में आपको जान के हैरानी होगी कि अभी तीसरा संग्रह जो आ रहा है, उसमें क्या हुआ कि पिछले 2 साल से हमने एक पेट रखा है, डॉग। तो उसको सुबह घुमाने के लिए मैं ले जाता हूँ। अब घुमाना किसी डॉग की लाइफ में बड़ा हाइट वाइट होता है। जो उसको लेकर जाता है बाहर, उसके लिए वो जान भी दे देगा। तो उसके कारण उससे बहुत ज्यादा प्यार हो गया। और प्यार होते होते होते, जबकि उसको मेरा बेटा लेकर आया था, प्यार होते 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 मैंने अपने डॉग के ऊपर 4 कविताएं लिखी। अच्छा, अब ये बात किसी को बताने का एहसास साहस ना हो मेरे को कि भाई लोग मजाक उड़ाएंगे, ये डॉग के ऊपर कविता लिखी। और डॉग को हिंदी में आप क्या कहोगे? कुत्ता। आप कहोगे मैंने कुत्ते के ऊपर कविताएं लिखी है। एक तो हमारे पास कुत्ते के लिए कोई अच्छा शब्द नहीं है। कुत्ता कहते हैं एक अलग तरह की भावना आ जाती है। तो मैंने किसी को बताया था कि भाई मैंने अपने डॉग के ऊपर 4 कविताएं लिख दी हैं। फिर एक दिन मुझे विश्व कवियों को पढ़ने का बड़ा शौक है, तो मैं इंटरनेट पे उनको पढ़ता रहता हूँ। तो एक दिन मुझे पता चला पढ़ते पढ़ते कि एमिली डिक्सन जैसी बड़ी कवित्री ने अपना एक पूरा काव्य संग्रह अपने डॉग को समर्पित किया है। तो तब मेरी जान में जान आई कि भाई मैं गलत रास्ते में नहीं हूँ। अगर एमिली डिक्सन अपना पूरा काव्य संग्रह अपने डॉग को समर्पित कर सकती है, तो मैंने तो 4 ही कविताएं लिखी है। तो इसलिए मेरी जो कविताओं के विषय है वो बहुत डाइवर्स है, और डाइवर्स होने का मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं किसी जगह पे बंधना नहीं चाहता हूँ। हाँ, एक विषय ऐसा है जिसपे मैं बार बार लौट के आ जाता हूँ, और उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। वो है ह्यूमन रिसिलियंस का विषय, जिसको आप हिंदी में जीवट कह सकते हैं, जिजीविषा कह सकते हैं। उस पर मेरी काफी कविताएं, और अक्सर मैं बार बार कविता उस पर ले आता हूँ या उस पर लिखी जाती है, पर उसका मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि हम लोगों का जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो उसमें ह्यूमन रिसिलियंस का एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि अगर हमारे पास रिसिलियंस नहीं है, हम सब लोग एडवर्सिटी में गिरते हैं, और रिसिलियंस के मायने होता है कि आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप एडवर्सिटी से बाउंस बैक कर सकें। तो ह्यूमन रिसिलियंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जिस पर कई बार अक्सर बार बार आकर मैं कविताएं लिखने लगता हूँ। आपकी इसी बात से मैं अगला प्रश्न उठा रहा हूँ। आपने लिमिटेशन की बात की, और विषय की एक डाइवर्सिटी की बात कही, बस आपने ये भी बात कही कि लोग क्या कहेंगे। जहाँ पर अधिकांश लोग यहाँ पर सभी लेखक हैं, और हम सबके जीवन में बताइए, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, कि अक्सर कविता बहुत व्यक्तिगत होती है, बहुत साहित्य व्यक्तिगत होता है। तो अक्सर हम कुछ रचनाएं ऐसी लिखते हैं कि उसको हम किसी को सुनाते नहीं हैं और बाहर नहीं करते, नहीं जाए कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो हमारे सच्चे जज्बात होते हैं। लेकिन इस प्रश्न को मैं आपके को इस उसमें लेके आता हूँ हॉट सीट पे, कि आप चूंकि गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, IPS अधिकारी रहे हैं, ऐसी कोई कविता जिस प्रोफेशन में आपको रोका हो कि नहीं, ये नहीं सुना सकते या हम नहीं प्रकाशित कर सकते? ऐसा मैंने कभी मौका आने नहीं दिया, क्योंकि देखिए जो पोएट होता है ना, उसके पास एक बहुत बड़ी आर्ट होती है। आर्ट क्या होती है कि वो अपनी बात अगर सीधे सीधे कह दे तो लोग कहते हैं क्या फालतू की बातें कह रहे हैं। पोएट को अपनी बात मेटाफर से कहनी पड़ती है, इमेजरीज को बुनना पड़ता है, इडियम को बीच में लाना पड़ता है। तो इसलिए आप कैसी भी बात करें, कितनी भी मुश्किल बात करें, अगर आप अच्छे मेटाफर्स के माध्यम से कह रहे हैं, इडियम्स और इमेजरी से कह रहे हैं,
तो फिर आप जैसी मर्जी बात कह दीजिए, वो सवाल आता ही नहीं है, क्योंकि आपने किसी को कुछ कहा ही नहीं है, आपने किसी को कुछ कहा नहीं है। जैसे मैं आपको इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हालांकि मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। ये जो बड़े बड़े कवियों में ये खूबी होती है कि वो एक ही कविता में मूर्त और अमूर्त को मिला देते हैं। मूर्त होता है कि जो टैंजिबल है, रियल है, फैक्चुअल है, और अमूर्त होता है जो इंटैंजिबल है, आइडिएशनल है, फिलोसॉफिकल है, यूनिवर्सल है। तो उनमें ये क्षमता होती है, ये कैपेसिटी होती है कि दोनों को मिला देते हैं, या कभी कभी पूरी बात ही इंटेंजिबल और फिलोसॉफिकल लेवल पे कह देते हैं। तो इसलिए वो बात खड़ी ही नहीं होती है। कभी हो सकता है किसी को उपन्यास लिखना पड़ता हो तो उसके पास इतनी वो लिवरेज ना हो, क्योंकि उसमें एक कहानी है, कहानी को पढ़ के सब लोग समझ जाएंगे। लेकिन कविता को अगर आप ईडियम और इमेजरी और मेटाफर से बुन रहे हैं तो उसमें वो बात आती है। चलिए, मैं इसी बात से आपको लेता हूँ। पहले जो प्रश्न किया था आपने उत्तर पे कि आपकी जो कविता अरबी घोड़ा है जी, वो शायद इस बात को प्रमाणित करती है कि आपने एक बात को रिवॉल्यूशनरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एक हिम्मत की एक कविता लिखी। मैं चाहूंगा कि उस कविता का अरबी घोड़ा के बारे में मैं आपको बता दूं। अरबी घोड़ा प्रतिरोध की कविता है, इसमें कोई शक नहीं है, रेसिस्टेंस की कविता है। और प्रतिरोध की मेरी एक ही कविता नहीं है, कई कविता है। जितनी भी कविताएं छोटे आदमी के पक्ष में लिखी गई हैं, मान लीजिए जैसे मैंने कहा रिक्शे वाले के पक्ष में लिखी है, एक लोहार के लिए मैंने कविता लिखी थी, एक 80 घाट पे जो बांसुरी बेच रहा है उसके, ये सारी कविताएं सिस्टम के प्रतिरोध में है। तो और सिस्टम के मायने अक्सर हम पॉलिटिकल सिस्टम को मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता। सिस्टम में पॉलिटिकल सिस्टम एक छोटा सा हिस्सा है, बाकी भी तो है। हमारा कास्ट सिस्टम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो भी तो समाज में कितनी इनइक्वालिटी और जो कैपिटलिज्म है, जो गरीब आदमी के पास खाने को नहीं है और बाकी लोग जो है वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये इन सारी चीजों से मिलाकर सिस्टम बनता है। हम अक्सर सिस्टम को पॉलिटिकल सिस्टम मानने की भूल कर जाते हैं। तो जो रेसिस्टेंस की कविताएं होती हैं वो पूरे सिस्टम पर चोट करती हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ चोट करती है, वो पूरे सिस्टम को चोट करती है। जैसे अरबी घोड़ा है, अरबी घोड़ा भी मैं आपको सुनाता हूँ। अरबी घोड़ा को आप ये क्यों मानिए कि एक गांव का एक बच्चा है, बहुत होनहार बच्चा है, लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है। ओके, या यूं कहिए कि अर्बन सेटअप में एक यंग बच्चा है, उसके पास अभी आया था ना कि IIT में जाने के लिए फीस नहीं। तो अरबी घोड़ा किसी भी डोमेन में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो सरकार में ही होगा तो वो अरबी घोड़ा माना जाएगा। मेरा मानना है कि अरबी घोड़ा तो शायद हम सब लोग अपने अपने डोमेन के अरबी घोड़े हैं, लेकिन हम अपनी किसी ना किसी जंजीर से बंधे हुए। तो अरबी घोड़ा मैंने लिखी थी कविता। बेतहाशा भागते टूटते एक ही दिशा में होकर नतमस्तक, और वो भी बिना किए प्रश्न थक गया हूं। बेतहाशा भागते दौड़ते एक ही दिशा में होकर नतमस्तक, और वो भी बिना किए प्रश्न थक गया हूं। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अब एक हाथ से नोच लूं आंखें बुझाती चमड़े वाली ऐनक। एक हाथ से नोच लूं आंखें बुझाती चमड़े वाली ऐनक। दूसरे से उतार फेंकूं दम घोटती काठी। दूसरे से उतार फेंकूं दम घोटती काठी। तीसरे से चीर दूं जुबान खींचती लगाम। चौथे से काट दूं मर्म मारती मुश्कें। पांचवें से खोल दूं भ्रमित करती रकाब। पांचवें से खोल दूं भ्रमित करती रकाब। फिर एक छलांग से पटक दूं धरती पर। फिर एक छलांग से पटक दूं धरती पर। नकली नियम, घोटा हुआ ज्ञान, अपरीक्षित श्रद्धा और मनमानी सत्ता। फिर एक छलांग से पटक दूं धरती पर। नकली नियम, घोटा हुआ ज्ञान, अपरीक्षित श्रद्धा और मनमानी सत्ता। फिर खुद सवार हो अपने पर।
ये ध्यान से सुनिएगा। फिर खुद सवार हो अपने पर, कहूं तुम्हें मुस्कुराकर, आओ अब दौड़े अपने अपने दम पर, आओ अब दौड़े अपने अपने दम अंत दिया है वो एक बहुत बहुत बेहतरीन अंत है। और मैंने आपकी अधिकांश कविताओं में देखा है कि जो पंच है वो बहुत दमदार और बहुत प्रभावी होता है। तो अगर मैं इसको प्रश्न में तब्दील करूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि जो गजलकार होते हैं वो कहते हैं इस शेर के लिए पूरी गजल लिखी गई। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि कविता लेखन में वो जो पंच पहले आ जाता है, फिर भाव शुरू होते हैं, या भाव शुरू होते हैं फिर पंच? हर बार तो नहीं, कुछ कविताओं में ऐसा होता है कि आखिरी की जो 3-4 लाइनें होती हैं वो पहले आ जाती हैं और फिर उसके ऊपर का जो छोटा सा एक महल है वो बनना पड़ता है। तो अक्सर कई बार ऐसा होता है, हर बार नहीं, कई बार ऐसा होता है। आपने ठीक पहचाना, कई बार ऐसा होता है जी। तो अब इस बात में आता हूँ कि जैसे गजल लिखते हैं, दूसरे कहते हैं एक शेर जो है पूरी गजल हुई, और गजल पूरी नहीं होगी जब तक इसमें और शेर नहीं जुड़ेंगे। लेकिन कविता में जो है, जो मुक्त छंद की कविताएं हैं, खुली कविताएं हैं, नई कविताएं हैं, उसमें ऐसी बंदिशें नहीं होती। तो क्या आपके लेखन में आप वही लिखते हैं कविताओं में जो मूल रूप से आपके भाव होते हैं, या आपने कभी कभी लंबा लिखने के लिए या उसके उस प्रक्रिया, उस रचना प्रक्रिया के विषय में देखिए, ऐसा है कि जैसे हमने बात शुरू की पंच लाइन से, तो पंच लाइन आ जाती है, उसके ऊपर कभी कभी एक छोटा सा एडिफिस हम बुनना शुरू कर देते हैं। कई बार वो पंच लाइन ही 3-4 लाइनें काफी होती हैं और वो अपने आप में एक पूरी कविता होती है। और मैंने एक दिल पर पत्थर रखकर एक काम किया है कि मैंने कविता के विस्तार का कभी मोह नहीं किया। और लेकिन छोटी कविता लिखना बहुत बड़ा चैलेंज का काम है, क्योंकि वही 4 या 5 पंक्तियों में आप कविता को पूरा कर दें, ये बहुत चैलेंज का काम है। तो पर और इसके साथ एक मोह ये भी होता है कि भाई लोग क्या कहेंगे, बस इतनी सी कविता है और आप किताब छपवाएंगे तो ये एक पेज भी पूरा नहीं भरेगी। बट मेरा मानना है कि छोटी कविता को लिखना आपको मुझे बहुत ज्यादा सुख देता है। एक तो बात पूरी की पूरी हो जाती है, सार गर्भित हो जाती है। दूसरा मेरा मानना है कि जो कविता का शरीर है वो उसकी आत्मा से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर शरीर बड़ा होगा तो आत्मा उसमें भटकती रहेगी, शरीर बड़ा होगा तो आत्मा भटकती रहेगी उसमें, और बड़ा शरीर जो है वो लुंज पुंज भी लगेगा। तो इसलिए कविता का शरीर और कविता की आत्मा दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इसमें मैं एक बार अज्ञे साहब ने कहा था कि बेशक कम लिखो और जब तक अनिवार्य ना हो तब तक मत लिखो। तो इसलिए मैं छोटी कविता, मेरी बहुत सारी कविताएं हैं जो छोटी हैं। और एक और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आपने बात शुरू की कि कविता को कई बार बीच में छोड़ देना पड़ता है। अगेन दिल पर पत्थर रखना, आपको लगता है कि नहीं और लिखूं, इसमें और लिख सकता हूं मैं। तो क्योंकि कविता 2 तरह की मिस्ट्री क्रिएट करती है। आज यहाँ पे प्रबुद्ध लेखक और श्रोता है, इसलिए मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप तक बहुत जल्दी पहुंचेगी। कविता 2 तरह की मिस्ट्रीज क्रिएट करती है और उस मिस्ट्री में ही कविता का मजा है, कविता का आनंद है। पहली मिस्ट्री तो वो क्रिएट करती है जब आप उसमें इडियम्स, मेटाफर्स, इमेजेस लेकर आते हैं, तो उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग होने लगती है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अरबी घोड़ा मेरे लिए गांव के एक बच्चे की कविता है, या अर्बन सेटिंग्स में एक बच्चा स्ट्रगल कर रहा है उसकी कविता है। आप कहेंगे नहीं, ये तो किसी सरकारी ऑफिसर की कविता है। तो ये इंटरप्रिटेशन है। ओके, तो मैंने उसको ऐसे मेटाफर, ऐसे इडियम्स में लिखा है कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होंगी, डिफरेंट उसकी जो परतें हैं उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। उसका एक अपना मजा है, अपनी मिस्ट्री है, जिसको अनरावल करने में मजा आता है, सबको मजा आता है। और एक कविता एक और तरीके की मिस्ट्री भी क्रिएट करती है, क्योंकि कविता में सब कुछ तो नहीं कहा जा सकता।
अगर सब कुछ कह दिया तो फिर तो कहानी हो जाएगी, छोटा उपन्यास हो जाएगा, गद्य हो जाएगा। तो कविता को तो कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो महाकाव्य है, महाकाव्य यानी जिसको हम बायोपिक बोलते हैं, महाकाव्य को एपिक बोलते हैं। तो रामचरितमानस जैसा महाकाव्य है, उसमें भी भगवान राम के पूरे जीवन का वर्णन नहीं है। जब वो अयोध्या वापस आ जाते हैं उसके बाद का कोई अंश नहीं है उसमें। तो महाकाव्य को भी एक सीमा पर लाकर आपको छोड़ना पड़ता है। तो कविता की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो कविता को जब आप छोड़ते हैं, मंचधार में लाकर कहीं ना कहीं छोड़ते हैं, तो उसमें बहुत कुछ अनकहा रह जाता है। तो अब पाठक के लिए मिस्ट्री हो जाती है कि छोड़ा क्या और क्यों छोड़ा। तो एक अलग तरह की एक नॉन मिस्ट्री है जो इडियम, मेटाफर, इमेजेस से आती है, और एक अननोन मिस्ट्री है कि छोड़ा क्यों है, इसमें रह क्या गया। तो ये दोनों तरह की जो मिस्ट्री है ये कविता में होती है, और इसको छोड़ने के लिए बहुत साहस चाहिए, और पढ़ने वाले को बड़ा मजा आता है। पॉल वेलेरी थे, नोबेल प्राइज के लिए 12 बार नॉमिनेट हुए पोएट थे। उनका कहना था, उनका बड़ा एक फेमस कोट है, अ पोएम इज नेवर फिनिश्ड, अ पोएम इज नेवर फिनिश्ड, ओनली अबैंडन्ड। तो जब उसको छोड़ना ही है तो खूबसूरत मंचधार में ले जाकर उसको छोड़ दिया। यहाँ पर हमारे कई युवा कवि और साहित्यकार उपस्थित हैं। उनके साथ जब गोष्ठियाँ होती हैं तो इस तरह के विचार और इस तरह के प्रश्न आप लोगों की भी आते हैं। हमारा कुछ 40-45 मिनट का पूरा होगा, उसके बाद 10-15 मिनट आपको अवसर मिलेगा तेजेंद्र जी से बात करने का और प्रश्न देने का। लेकिन जो आपने बात कही, निश्चित रूप से आप यहाँ पर इसका एक वर्कशॉप के रूप में आप पूछिए, लेकिन इनकी तरफ से मैं एक और प्रश्न यहाँ पर करता हूँ और 2 चीज़ें मैं करता हूँ तो दोनों आपसे करते हैं कि जो नई कविता है उसकी अपनी जो लय होती है, कुछ उसके विषय में आप बताएं। क्योंकि बहुत सारी नई कविता लिखने वाले कुछ भी गद्य लिखते दे रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं उस कविता की लय को। उनकी गलती नहीं है, लेकिन वो एक शायद ज्ञान उन तक नहीं है तो उस बिंदु पर आप कुछ कह सकें। और साथ में आपने कहानी का उल्लेख जो इसमें किया है, तो एक इसमें बहुत सुंदर कविता है आपकी कहानी पर। मैं चाहूँगा कि उसका भी आप पहला प्रश्न था आपका कि जो नई कविता में जो रिदम है, लय है। नई कविता आप सबको मालूम है पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस द लैंग्वेजेस जो कविता है अब वो बिना रिदम के लिखी जा रही है, और यहाँ तक कि कुछ कविताएं तो प्रोज पोएम के नाम से भी लिखी जा रही है। तो ठीक है, आप जैसा भी लिखना चाहते हैं, नई कविता, खुली कविता, बिना रिदम के लिखे। मैं भी बिना रिदम के लिखता हूँ, बिना लय के लिखता हूँ, कोई रदीफ काफिया उसमें नहीं होता है। बट उसमें एक कुछ लोगों ने नई कविता को इस तरह से लिखते लिखते नई कविता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार भी किया कि नई कविता के नाम पर कुछ भी लिख दीजिए, कैसा भी गद्य लिख दीजिए, कितना भी रूखा सूखा हो, वो सब आप लिख दीजिए और वो पास ऑन हो जाएगा नई कविता के नाम पर कि ऐसा ही लिखा जाता है। मेरा मानना है कि नई कविता जब से बिना रिदम के या बिना रदीफ काफिये के, बिना छंद के लिखी जा रही है, तो लिखने वालों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है कि उसकी जो एक आंतरिक लय है, उसके विचारों की जो रिदम है, उसके अर्थ की जो रिदम है, उसको हम मेंटेन करें। अगर हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो वो कविता की तो वैसे ही बहुत आलोचना होती है। कहानी वाले, उपन्यास वाले, बाकी सब विधाओं वाले लोग जो हैं वो कविता की बहुत आलोचना करते हैं। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि कविता मर जाएगी। मेरा मानना ऐसा नहीं है, कविता नहीं मरेगी, कविता जिंदा रहेगी, क्योंकि कविता बड़ी विलक्षण जॉनरे है, बहुत ही यूनिक जॉनरे है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरह की मिस्ट्रीज क्रिएट करती है, और ये मिस्ट्री क्रिएट करने के कारण ही हमको भाती है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ह्यूमन स्पीशीज, हम जो हैं, हम होमो सेपियंस जो अपने आप को कहते हैं, वी आर मीनिंग सीकिंग क्रीचर्स। वी सीक सेंस ऑफ द थिंग्स। हम लोगों को लॉजिक नहीं चाहिए होता,
हम लॉजिकल लोग नहीं है, ह्यूमन स्पीशीज लॉजिकल नहीं है। लॉजिक तो सिर्फ 2500 साल पहले आया जब ग्रीक फिलोसोफर्स ने लॉजिक को इन्वेंट किया और उसके बाद वहां से मैथमेटिक्स शुरू हुआ, तो सिर्फ 2500। और हमारा तो इवोल्यूशन हजारों लाखों साल पुराना है, और हमारी जो कॉग्निटिव इवोल्यूशन है वो 50,000 साल पहले शुरू हो गई थी। हमारे दिमाग ने धीरे 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 कॉग्निशन करना शुरू कर दिया था। तो 50,000 साल पहले से हम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल धीरे 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 करते आए हैं। लॉजिक तो सिर्फ 2500 साल पुराना है। लॉजिक में तो हम अभी ट्रेन ही नहीं हो पाए, इसीलिए हमारे जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं वो बहुत लो हैं, और वो सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में आते हैं जहां हमको बहुत ही हाई रिस्क सिचुएशन होती है। फिर हम सारे ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका प्लस माइनस देखते हैं, और फिर जाके एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ लॉजिक के हिसाब से ऐसे चलना चाहिए। डे टू डे लाइफ में थोड़ी हम लॉजिक से चलते हैं। सामने पेस्ट्री है और वो बोंडा है, उसमें जो मना है खा लिया, इसमें कोई लॉजिक थोड़ी ना है। कहानी वाली कविता सुनाएंगे। तेजेंद्र से ये सीखा इस समय कि हम लोग जब कविता लिखें तो कहीं ना कहीं उसको अधूरी छोड़ते हैं, जिससे बुलाया जाए ऐसे कार्यक्रमों में और पूछने के लिए कि भाई कहना क्या चाहते हो। आप इसकी बात कर रहे हैं, कहानी ऐसी ही होती है। कहानी अंतर मैं 109 पे कहानी ऐसी ही होती है। हाँ जी जी, कहानी ऐसी ही होती है। कहानी ऐसी ही होती है। हर कहानी का अंत है अलग, वो शुरू भी तो अलग सी हुई थी। हर कहानी का अंत है अलग, वो शुरू भी तो अलग सी हुई थी। कोई कहानी लेगी उत्कर्ष, फिर गिरेगी और संभलेगी, कुछ मालूम नहीं। कोई कहानी लेगी उत्कर्ष, फिर गिरेगी और संभलेगी, कुछ मालूम नहीं। कितनी कहानियों में कोई मोड़ ही नहीं आता, वो यूं ही चलती रहती हैं जैसे बरसों नहीं बढ़ती पगार। जैसे बरसों नहीं बढ़ती पगार। कितनी कहानियां गिरती हैं शर्मिंदा होकर, जैसे रोज बड़े उसूलों वाले। जैसे रोज बड़े उसूलों वाले। हर कहानी का अंत नहीं होगा सुखद, रोज खत्म हो जाते हैं कितने लोग बिना भूमिका और बिना उपसंहार। कितने लोग रोज खत्म हो जाते हैं बिना भूमिका और बिना उपसंहार। तुम कोशिश कर लो चाहे जितनी, तुम्हारी कहानी तुम्हें ही देगी दगा। कई बार ये खत्म नहीं होगी जैसे तुम चाहते हो, ये खत्म नहीं होगी जैसे तुम चाहते हो। रैंडमनेस की हम बात कर रहे थे। बहुत सुंदर प्रश्न केंद्र जी। एक आपकी कविताएं पढ़ते पढ़ते एक प्रश्न मेरे पास और है कि आपकी भाषा बहुत सहज है और बहुत सहजता से आप कविता लिखते हैं, चाहे भाषा हो चाहे उसकी लय हो, लेकिन जब उसका अंत होता है तो वो पूरी वो पैकेज जो है बहुत गंभीर है। तो ये गंभीर इतनी सहजता से लाने की कोई टिप है या कोई आपका एक स्टाइल है भाषा का? देखिए टिप तो नहीं है, पर मैं ये बात आपसे एडमिट करूंगा कि मेरी कोशिश होती है कि मेरी भाषा सहज हो और विषय मेरा गंभीर होता है। विषय मैं ऐसा उठाता हूँ जो कि मुझे लगता है कि जिसमें इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी की आवश्यकता है। और दूसरा, जब मैं उस विषय को उठाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि भाषा शैली इस तरह की इस्तेमाल करूं कि वो एक बार में पहुंच जाए। क्योंकि मुझे बहुत सारी हिंदी की कविताएं पढ़कर कई बार बड़ा दुख होता है कि वो बहुत कठिन शैली में कठिन शब्दों को इस्तेमाल करके लिखी जाती हैं। उसके पीछे मुझे लगता है कई बार एक कोशिश होती होगी कि अपना एक पांडित्य प्रदर्शन करना है, कि मैं भाषा का, शैली का, शब्दों का बहुत बड़ा पंडित हूँ और मैं ऐसी कविता लिखूंगा कि एक बार में ही आप उसको पढ़ के आतंकित हो जाएंगे ये क्या लिख दिया, और इसको समझ नहीं पाएंगे। फिर दूसरी तीसरी बार समझेंगे और तब आपको जाके थोड़ी सी समझ आएगी। तो मैं इसका फैन नहीं। मेरा मानना है कि विषय गंभीर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें जो आपके दिल को छू जाए, आपके मर्म को छू जाए।
और साथ साथ उसमें थोड़ी इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी का स्पेस भी होना चाहिए। लेकिन भाषा आपकी सहज होनी चाहिए, शैली आपकी सहज होनी चाहिए, और ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना बड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। आपकी इसमें एक कविता है जो गंभीर या इंटेलेक्चुअलिज्म की जो आपने बात कही, और मैं सहजता की बात कर रहा था, लेकिन उसकी जो नाजुकी है कविता लेखन की, एक कविता इसमें जैसे बहुत दिनों बाद मेरा दिल भरता होता है। जीन्स वाली कविता कि मैंने जीन्स पहनी है, इसी कहानी के बाद है, और मेरे मन को बहुत छुई है कविता। मुझे क्या कहना है। देखिए ये मैं भी उसी समाज से आता हूँ कि जिसमें आजकल तो बच्चा 2 साल का होता है तो उसको जीन्स पहना दी जाती है जैसे ही वो चलने लगता है। जब उसके वो क्या बोलते हैं जिसको वो बार बार बदलते हैं, नैपीज, जैसे ही उसको नैपीज उतरते हैं तो उसको जीन्स पहना दी जाती है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हम जब 18-19 साल के हुए तब जाके हमको पहली बार जीन्स पहनने का या मौका मिला। तो लगभग उसी सोच से कविता आती है। जब जीन्स पहनी पहली बार, एक बहुत बड़े सपनों के शहर में कितनी रंगीन और असंभव कल्पनाएं लेकर जब मैं पहुंचा पहली बार। एक बहुत बड़े सपनों के शहर में कितनी रंगीन और असंभव कल्पनाएं लेकर जब मैं पहुंचा पहली बार, और वो कविता जिसे खूब सराहा, ऐसा भी हो पाएगा नहीं था विश्वास जब वो छपी पहली बार। जब वो छपी पहली बार, कितना मुश्किल होगा उससे मिलना मैं अक्सर सोचता था। कितना मुश्किल होगा उससे मिलना मैं अक्सर सोचता था। फिर आया एक दिन, इतने बड़े आदमी से मैं यूं ही मिल लिया पहली बार। इतने बड़े आदमी से मैं यूं ही मिल लिया पहली बार। विश्वास तो था, पर इतनी भी जल्दी हो जाएगी वो मन्नत पूरी जो मांगते ही मिल गई पहली बार। जो मांगते ही मिल गई पहली बार। वो भी तो थी कितनी नई कितनी सुंदर शुरुआत। वो भी तो थी कितनी नई कितनी सुंदर शुरुआत। तुम जब मिले थे पहली बार। तुम जब मिले थे पहली बार। थोड़ा असहज भी था और थोड़ा घबराया भी। थोड़ा असहज भी था और थोड़ा घबराया भी जब जीन्स पहनी थी पहली बार। जब जीन्स पहनी थी पहली बार। अब मैं एक अंतिम कविता की गुजारिश करूंगा, क्योंकि वो एक मुझे लगा कि एक बहुत वैचारिक कविता है, एक विचारधाराओं से जुड़ी हुई, लेकिन क्या आपने जिस सुंदरता से उस कविता का लेखन किया है। उसके बाद में ऑडियंस क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगा। जंगल गांव और आदिवासी। इसके बाद में अपनी नई कविता सुना। अवश्य। उसके बाद फिर Q&A। कुत्ते पे लिखी हुई जरूर एक स्लाइड। तो मुझे फोन में ढूंढनी पड़ेगी, मैं देखता हूँ अगर मिल जाए। जंगल गांव और आदमी। मैं ये नहीं हूँ, ये बस विचार है मेरा। ये कविता बड़ी तटस्थ होकर लिखी गई थी कि जैसे मैं अपने ही आप को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं खुद में शामिल नहीं हूँ। मैं ये नहीं हूँ, ये बस विचार है मेरा। मैं वो भी नहीं हूँ, वो बस आदर्श है मेरा। मैं वो भी नहीं हूँ, वो बस आदर्श है मेरा। और यह भी नहीं हूँ मैं, यह तो विचारधारा है मेरी। और यह भी नहीं हूँ मैं, यह तो विचारधारा है मेरी। इन सबको कटघरे में खड़ा कर मुझे पूछने हैं इनसे तीखे प्रश्न। इन सबको कटघरे में खड़ा कर मुझे पूछने हैं इनसे कई तीखे प्रश्न। क्या तुम हो अजर अमर, या तुम अपने ही बोझ से दब जाओगे एक दिन? क्या तुम हो अजर अमर, या तुम अपने ही बोझ से दब जाओगे एक दिन, और छोड़ दोगे मुझे शरणार्थी बनाकर? और छोड़ दोगे मुझे शरणार्थी। कितनी विचारधाराएं जो है वो लोगों को शरणार्थी बना देती है। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। मैं ये नहीं हूं, ये तो बस विचार है मेरा। मैं वो भी नहीं हूं, ये बस आदर्श है मेरा। और यह भी नहीं हूं मैं,
यह तो विचारधारा है मेरी। इन सबको कटघरे में खड़ा कर मुझे पूछने हैं इनसे कई तीखे प्रश्न। क्या तुम हो अजर अमर, या तुम अपने ही बोझ से दब जाओगे एक दिन और छोड़ दोगे मुझे शरणार्थी बनाकर? तुम्हें कितना और कब तक ढोना जरूरी है? तुम्हें कितना और कब तक ढोना जरूरी है? तुम्हारी रोशनी क्या दिखा पाएगी राक्षस? तुम्हारी रोशनी क्या दिखा पाएगी राक्षस? और पार करा पाएगी अंध गुफा? और पार करा पाएगी अंध गुफा? तुम बना सकोगे कोई पुल? तुम बना सकोगे कोई पुल उफंत दरिया पर? तुम बना सकोगे कोई पुल उफंत दरिया पर? क्या तुम अब भी निकाल पाओगे मुझे घनघोर जंगल से? क्या तुम अब भी निकाल पाओगे मुझे घनघोर जंगल से? और हाथ पकड़ ले जा सकोगे, और हाथ पकड़ ले जा सकोगे जहां बसता है एक छोटा गांव, और जहां रहते हैं सीधे साधे आदमी, और जहां रहते हैं सीधे साधे। यही नाजुकी और पंच की, ये मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अब आप अपने पसंद की कुछ जो ये कविता जो है मेरी नए संग्रह में आएगी, तीसरे संग्रह में, जिसकी तैयारी चल रही है। फिर बुलाएंगे आपको प्रकाश। वो प्रोफेसर है और न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के इंटरसेक्शन पे लिखते हैं। उनको मैवरिक भी कहा जाता है। तो उनका आर्टिकल इतना हार्ड हिटिंग था कि मैं उसको पढ़कर मैं बहुत बेचैन हो गया, बहुत विचलित हो गया। तो उसके बाद ये कविता लिखी गई। तो इसका शीर्षक है कि चलो तुम्हें मशीन मान लो। किसी ने मेरे कान में कहा तुम बस एक कठपुतली हो। किसी ने मेरे कान में कहा तुम बस एक कठपुतली हो, जिसकी डोर खींचता है कोई और जिसका खेल है पूर्व निश्चित। जिसकी डोर खींचता है कोई और जिसका खेल है पूर्व निश्चित। मैंने थोड़ी हैरानी से विरोध किया। नहीं नहीं, मैं मुस्कुराता हूँ अपने मन से, रोता हंसता हूँ अपने दम से, गले मिलता हूँ अपने साथियों से। हम खेलते नाचते हैं सब मिलके, हम खेलते नाचते हैं सब मिलके। वो मुस्कुराया और बोला तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे दिमाग में बिंधा है एक धागा, जिसे हर पल खींचता है कोई, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। तुम्हें नहीं मालूम सब है निश्चित, सब है निश्चित। तुम्हारा सिहरना धीरे से छूने से, तुम्हारा सिहरना धीरे से छूने से, गाढ़े प्यार में भर जाना माँ के सीने में छुपने से, गाढ़े प्यार में भर जाना माँ के सीने में छुपने से, और गर्भ भरे प्यार में रम जाना पिता के माथा चूमने से, और गर्भ भरे प्यार में रम जाना पिता के माथा चूमने से। यह पल पल का रोमांच, खून गर्म करता रोमांस, सब है निश्चित, सब है निश्चित, सब है निश्चित, सब है निश्चित। फिर व्यंग से बोला, फिर व्यंग से बोला, चूंकि तुम चल फिर सकते हो, चलो तुम्हें मशीन मान ले। फिर व्यंग से बोला, चलो तुम चल फिर सकते हो, चलो तुम्हें मशीन मान लेते हैं, और तुम बोल सुन लेते हो, सोच समझ सकते हो, और जान भी लेते हो अच्छा बुरा, चलो तुम्हें मानव माने, चलो तुम्हें मानव मान लेते हैं। वैसे तुम्हारी डोर तुम्हारा खेल सब है निश्चित, सब है निश्चित। वैसे तुम्हारी डोर तुम्हारा खेल सब है निश्चित, सब है निश्चित। मैं उदास हूं आज, क्या मेरी उदासी भी एक डोर से बंधी है? मैं उदास हूं आज, क्या मेरी उदासी भी एक डोर से बंधी है? मैंने समझाया खुद को, नहीं नहीं, मैं नहीं हूं कठपुतली, न मशीन न मानव, न मशीन न मानव। छोटा ही सही मैं हूं विधाता, मैं हूं ब्रह्म। छोटा ही सही मैं हूं विधाता, मैं हूं ब्रह्म। तो फिर हंसकर बोला तुम्हारा ब्रह्म होना ये भी था निश्चित, ये भी था निश्चित। तुम्हारा ब्रह्म होना ये भी था निश्चित, ये भी था निश्चित। मैं नहीं घबराया फिर भी, और कहा तुम चाहे मानो जो मुझे, मशीन या मानव, ब्रह्म या अधम,
मैं नहीं किसी डोर से बंधा, ना किसी खेल से निश्चित। तुम चाहे जो मानो मुझे, मशीन या मानव, ब्रह्म या अधम, मैं नहीं किसी डोर से बंधा, ना किसी खेल से निश्चित। मैं हूँ अपना ही मानव, अपना ही दानव। मैं हूँ अपना ही मानव, अपना ही दानव, अपना ही अधम, अपना ही ब्रह्म। अपना ही अधम, अपना ही ब्रह्म, अपना ही दुख, अपना ही सुख, अपना ही दुख, अपना ही सुख। ऑडियंस यस, ऑन करिए। थैंक यू। ऐसे आ जाएगा बस। जी सर, मेरा आप ऐसे महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मुझे इस प्रश्न पूछने का आपसे मन किया। कहते हैं कविता या साहित्य सिर्फ समाज का दर्पण नहीं होती, उसकी जो वैचारिकता है उसको भी निर्धारित करती है, एक समाज की स्थापना करती है। पर आज के समय में कविताएं लिखी तो बहुत जा रही हैं, लेकिन पढ़ कोई नहीं रहा। हम गोष्ठियों के अलावा आम इंसान नहीं पढ़ा, क्योंकि आप तो ताल्लुक़ रखते हैं आम इंसान से। तो आपको क्या लगता है, कमी कहाँ है, कविता में या कवि में या समाज में? देखिए, ये रमेश जी की जो इन्होंने भी बात पूछी थी वहीं पर आ गए कि कविता हम सहज भाव से लिख नहीं रहे। कविता को अगर हम सहज भाव से लिखेंगे तभी छोटे बच्चों तक, यंग जनरेशन तक हमारी कविता पहुंच पाएगी। और अगर आपको उसमें इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी का स्पेस रखना है, अगर आपको उसमें मिस्ट्री क्रिएट करनी है अपने ईडियम से, अच्छी बात है, आप करें। लेकिन उसकी जो पहली परत है वो हर आदमी तक पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद दूसरी परत, तीसरी परत जो आपके जैसे प्रबुद्ध लोग हैं वो उसमें तलाश सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये कि हम लोग अपनी कविताओं को सहज भाव से नहीं लिख रहे हैं। इस वजह से वो जो कविता है वो लोगों से जुड़ नहीं पा रही है। एक तो कारण मैं ये देखता हूँ, और दूसरा मैं ये मानता हूँ कि कविता का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी करना नहीं है, बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल नहीं है। कविता का सबसे बड़ा उद्देश्य है मानव के मर्म को छू लेना। क्योंकि बाकी जो प्रोज है, कहानी है, नॉन फिक्शन है, नॉवल है, वो आपकी बुद्धि को छूने की पूरा प्रयास करते हैं और आपकी बुद्धि को ओवरवेल्म करने का प्रयास करते हैं, लॉजिक के माध्यम से, तर्क के माध्यम से। कविता जो है वो आपकी बुद्धि को छूने का अगर प्रयास कर रही है तो वो सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें आत्मा को छूनी चाहिए, मर्म को छू जाए हमारे। इसीलिए मैं कहता हूँ पोइट्री इज द डिवाइन फूड फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। करेक्ट। पोइट्री इज द डिवाइन फूड फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। दैविक खुराक है हमारे मर्म के लिए। आप देखो ना कि जो कविताएं सहज रूप में लिखी गई, हमारी जो स्कूल्स की जो प्रार्थनाएं होती थी वो सारी कविता के रूप में थी और हम लोग उसको गाया करते थे। वो आज तक हमारे साथ बनी हुई है, आज तक हमारे साथ बनी हुई है। वो इसीलिए जितने धर्म ग्रंथ लिखे गए वो सारे कविता के रूप में लिखे गए। तो कोई, मुझे लगता है कोई भी धर्म ग्रंथ जो है वो प्रोज के माध्यम में नहीं लिखा गया। तो एक तो उसका कारण ये नहीं था कि कविता के रूप में उसको याद करना आसान है, याद तो प्रोज भी हो जाता है। कविता का जब रूप ले लेता है कोई भी बात, तो वो आपके मर्म को छूने की उसमें एक बड़ी ही ताकत आ जाती है। तो यही कविता का पर्पस है। थैंक यू। धन्यवाद। कोई और कहीं से प्रश्न? हेलो, आपने कहा आवाज आ रही है? हाँ, आपने कहा कि आप सहज कविता लिखते हैं, लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि आपकी कविताओं में परत होती है, तो वो आपकी हर कविता में मैंने अनुभव की। तो आपका पाठक कौन है, जो पहली परत तक रह जाता है या उसकी गहराई में जा सकता है? दोनों है। मैं दोनों के लिए प्रयास करता हूँ कि पहला प्रयास में पहली परत वाला पाठक, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपके यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे होंगे आज की तारीख में जो पहली बार इस तरह की कविता की गोष्ठी में इनिशिएट हुए हैं। तो उनको अगर मैं नहीं बांध पाया तो वो दूसरी बार तो बिल्कुल नहीं आएंगे। पर आपके जो बिंब है वो पहली परत में तो नहीं पहुंचता।
पहली परत तक जो पहुंचता है वो बिंब तक नहीं पहुंच सकता। हाँ, वो फिर दूसरी परत आपके जैसे प्रबुद्ध लोगों के लिए। नहीं, आपकी हर कविता में मुझे लगा कि जो बिंब विधान है आपका, वो मुझे लगा वो मुझे छू रहा था। वो पंच के बिना वो कविता पूरी नहीं दिखती है। और वो इस एक एक बिंब जो है वो एक एक कविता है। तो उसके लिए छोटी पड़ी है कविता, उसको आप कैसे उसको अपने पाठक तक पहुंचा सकते हैं? देखिए, वो तो जब बिंब का आपने इस्तेमाल कर लिया तो मैंने कहा ना कि बिंब के कारण मिस्ट्री क्रिएट हुई है जी। अब आपको मिस्ट्री लग रही है कि आप दूसरी परत तीसरी परत तक जाना चाह रहे हैं, तो कविता का उद्देश्य यही है कि पहली परत पहुंच जाए और दूसरी परत में आपको मिस्ट्री लगे, तो आपको मिस्ट्री लगती है तो आप उसको अनरावल करेंगे। आशीष कैसी बोल रहे हो? हाँ, आशीष मेरा नाम आशीष मिश्रा है जी जी। आपको बहुत सारी बधाई इस पुस्तक के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे कविता कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने आपकी एक कविता पढ़ी थी कभी, लोहार का डर। अभी बिंब की बात आई, उसमें एक बिंब है लोहे का लोथड़ा। अब ये किस सेंस में, ये समझ में नहीं आया। तो हालांकि कविता समझाने के लिए नहीं होती है, समझने के लिए होती है, लेकिन आप साक्षात यहाँ हैं तो कुछ बता पाए। देखिए, किसी लोथड़ा शब्द को मैंने वहां से लिया, जैसे होता है ना कि कोई मांस का लोथड़ा होता है, और खासतौर से किसी का मिसकैरेज हो जाए, अबॉर्शन हो जाए, तो वो जो बच्चा जो है बड़े ही लोथड़े के रूप में निकलता है, इसका हम फिर संस्कार कर देते हैं वगैरह वगैरह। तो जब लोहार अपनी तलवार बना रहा है तो लोथड़ा वहां से लिया, और लोहा शब्द, लोहार तो लोहे का बनाएगा, तो लोहे का लोथड़ा वहां से लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें समाप्त 4 बज गए हैं, लेकिन अभी हम बात कर सकते हैं अनौपचारिक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही 2-4 प्रश्न। अच्छा, इनका जो टाइमिंग है अच्छा होटल की, ओके, और अभी हमें साइनिंग ऑफ बुक भी करनी है, तो थोड़ा इनफॉर्मल टॉक करके माफ कीजिएगा। सो मैं औपचारिक धन्यवाद करके कि आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और आपने इस कदम गोष्ठी को सफल बनाया, और हमारा सौभाग्य है कि तेजेंद्र लूथरा जी जैसे सशक्त कवि और नई कविता के हमारी पीढ़ी के कवि यहाँ पर पहुँचे और हम लोगों से रूबरू हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार तेजेंद्र जी। फाउंडेशन, एहसास वुमेन ऑफ बर्मिंघम, कृति यूके और सब की ओर से मैं दीक्षा शाह आप सबको बहुत स्वागत करती हूँ। प्रभा केतन फाउंडेशन की गतिविधियाँ भारत के अलावा दुनिया भर में अब 60 शहरों में पहुँच चुकी है, फैल चुकी है, और कला, संस्कृति, साहित्य और विमेन एम्पावरमेंट में अपना काम पूरे जोर शोर से सक्रियता से कर रही है। राइट सर्कल के तहत इंडियन राइटर्स राइटिंग इन इंग्लिश को हम पिछले 6 साल से आपके समक्ष लाते रहे हैं, उनके लेखकों को। और कलम की बात है तो यह मंच अपनी भाषा, अपने लोग के विचार को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। बर्मिंघम के कलम सत्र में हमारे आज के अतिथि चर्चित कवि और नॉन फिक्शन राइटर श्री तेजेंद्र सिंह लूथरा जी हैं। वेलकम टू बर्मिंघम ऑन अ कोल्ड डे, but he's a trained certified public accountant from the US and has masters. He has masters in applied positive psychology from the University of Pennsylvania, and is also trained over 1,000 people in happiness and mental resilience. In fact, he's giving a big talk at the Oxford Business College on Tuesday afternoon, 3 p.m. Any of you are interested, it would be amazing. How to get off the
social media, is it? Happiness. No, but I think your topic is something else. How to get off social media and stay happy. And stay happy. So पिछले 34 साल से IPS पुलिस सेवा में है and he has focused on women's protection and community policing और इनकी निष्ठा और सराहनीय काम के लिए प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है. And what a varied sort of career graph, sir, you've had, truly. पर आज हमारे बीच ये एक कवि के रूप में पधारे हैं और ये हमारा सौभाग्य है, खास दिल्ली से आए हैं. तो इनका पहला कविता संग्रह जो था वो 2012 में शायद प्रकाशित हुआ था. एंड दैट इन फैक्ट मैं सोची वो कौन सा था जो 80 खाटिया बांसुरी वाला. वंडरफुल. और अभी इनकी नई कवि संग्रह बाहर आई है, which you will have an opportunity to have a signed copy later on. एक नया ईश्वर. I didn't know there was newness and oldness in God as well, but that's interesting. एक नया ईश्वर. और ये जो है रशियन में और गुजराती में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है. और इनके साथ इसी किताब पर चर्चा करेंगे और इनके जीवन के बारे में और हम जानेंगे और इनसे बातचीत करने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर हमारे अपने पद्मेश गुप्त जी. ये ब्रिटेन के जाने माने कवि और लेखक हैं और प्रेसिडेंट से भी सम्मानित हैं. तो आप में से कई लोग हमारे पिछले कार्यक्रम में शायद राइट सर्कल के इसमें आए थे. डेड एंड इनकी किताब का यहीं पे कार्यक्रम किया गया था. तो बिना किसी और समय लिए मैं आज की दोपहर का बात और आपके कुशल हाथों में समझती हूँ. धन्यवाद प्रतीक्षा एंड कैली. आज आपने एक और सत्र कलम का यहाँ पर बर्मिंघम में आयोजित किया और हम सबको यह सौभाग्य दिया. भारत से पधारे तेजेंद्र लूथरा जी जैसे सशक्त कवि और हमारी पीढ़ी के कवि जो इस समय हम लोग की पीढ़ी कवि सक्रिय लेखन कर रहे हैं, उनके साथ हमें रूबरू होने का अवसर मिला है. परिचय विषय में पूरा नहीं दिया है तो मैं सीधा विषय पर आता हूँ और आपकी जानकारी के लिए और याद दिलाने के लिए 40-45 मिनट हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, जिसमें मेरा प्रयास रहेगा कि तेजेंद्र जी के साहित्य पर और उनके जीवन के उन पक्षों पर जिससे साहित्य प्रभावित हुआ है या साहित्य से वो प्रभावित हुए हैं, उसकी डायरी के उन पन्नों को हम खोलने का प्रयास करें और उसके बाद 10-15 मिनट ऑडियंस क्वेश्चन आंसर रखेंगे आप लोगों के साथ संवाद, जिससे आज के कार्यक्रम में जितना कुछ हम हासिल कर सकें वो करें. तो इस पुस्तक पर आता हूँ जिस पर आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, एक नया ईश्वर. ये पुस्तक मुझे परसों नरसों मेरे हाथ लगी जब तेजेंद्र जी यहाँ पर आए और मैंने पुस्तक को उठाया तो पुस्तक के सबसे ऊपर जो पहली चीज लिखी हुई है वो गुलजार साहब का एक कोट है तेजेंद्र जी के बारे विषय में, जिसमें लिखा है कि पढ़ने से ज्यादा महसूस करने वाली नज़में. तो जब मैंने इस पंक्ति को पढ़ा तो मुझे लगा कि जो शायर होते हैं, कवि होते हैं, उनका एक स्टाइल होता है तारीफ करने का. वो सीधी तरीके से नहीं कहेंगे, कुछ उसमें एक फ्लेवर देते हैं, एक तत्व देते हैं. तो इस प्रकार से उन्होंने दे दिया, उन्होंने लिख दिया है. और अधिकांश कविताएं नज़में ऐसी होती है कि आप महसूस भी कीजिए और उन्हें पढ़िए भी. तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उससे बहुत गंभीरता से नहीं लिया और मैं पुस्तक के आगे के पेजेस पर, पृष्ठों पर निकल पड़ा अपनी यात्रा लेकर. तो फिर मैंने रियलाइज किया कि अक्सर जब हम लोग किसी किताब की, पुस्तक की, नॉवेल की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तो अक्सर हम ये कहते हैं कि हमें पुस्तक कहीं से उठाई स्टॉल से या हमें मिली और जैसे ही पहला पृष्ठ खोला हम उसको पढ़ते ही चले गए और हमसे रुका नहीं गया, या हम पूरी रात उसको पढ़ते रह गए एक ही बार में. इतनी दिलचस्प, इतनी बांधने वाली वो पुस्तक थी. लेकिन जब इस कविता संग्रह में इसकी विपरीत बात करता हूँ कि जब इस कविता संग्रह को मैंने उठाया और पहली 2-3 कविताएं पढ़ी और जब तक मैं चौथी कविता तक पहुंचा, मुझे चौथी कविता एक तरह से समझ में नहीं आई. फिर मैंने रियलाइज किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी सहज और सरल भाषा में कविता मुझे तक पहुंच क्यों नहीं रही है. फिर मैंने ये रियलाइज किया कि इसमें जो एक कविता है वो एक कहानी, एक उपन्यास के बराबर है. तो उन कविताओं को प्रोसेस करने के लिए समय चाहिए.
क्योंकि वो इतनी बड़ी बात और इतनी सरलता से कहे जा रही हैं, तो अगर मैं सारे प्रश्न एक साथ पढ़ूंगा तो मैं उसमें खोता जा रहा हूँ, कहीं मैं अपनी दिशा खोता जा रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको धीरे धीरे अपनी अपनी जो स्पीड थी उसे धीरे किया और फिर कविताओं को पढ़कर उनका मैं आनंद लेने लगा। और इसमें जो फिर भूमिका है, जो आप पहला दूसरा प्रश्न खोलेंगे, जो तेजेंद्र जी की भूमिका है, मैं उसी की एक बात को शुरू करता हूँ। जैसे प्रतीक्षा ने आपके विषय में बताया कि आप एक बहुत बड़े IPS अधिकारी, बड़े बड़े पदों पर रहे भारत के, पर अलग अलग प्रदेशों में, शहरों में, बहुत से किस्से होंगे, एक IG, DIG और पुलिस कमिश्नर के पास, क्योंकि उनकी तो जीवन ही इस तरह की किस्सों हादसों से पड़ा रहता है। तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं वह प्रश्न नहीं पूछूंगा कि आप इतने बड़े पुलिस अधिकारी हैं तो कविता क्यों लिखने लगे, क्योंकि कल भी मैंने लंदन में कहा था कि कविताएं तो हिटलर भी लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी लिखते थे, और कविताएं डॉक्टर के श्रीवास्तव जी भी लिखते हैं, प्रतीक्षा भी लिखते, सबके अलग अलग प्रोफेशन हैं। तो प्रोफेशन होना और कवि होना एक अलग बात है। कभी आपके अपने पैशन की बात होती है तो कभी कोई भी हो सकता है। तो मैं उस बात को लेकर मैं आपकी भूमिका पर सीधा आता हूँ कि तेजेंद्र जी के अनुसार उनका कविता और साहित्य के प्रति रुझान तो शुरू से रहा, बचपन से, लेकिन गंभीरता से आपने कविता लेखन शुरू किया जब एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में एक अंतर्राष्ट्रीय हादसा हुआ। अब वो था बॉम्बे में 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था, अटैक। वहां का उसका जो प्रभाव और असर तेजेंद्र जी पर पड़ा, वहां से आप गंभीर रूप से कविता लिखना आपने आरंभ करना शुरू कर दिया। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कुछ संवेदनशीलता से कविता लिखेगा और वो कहता है कि हमारा प्रभाव 26/11 जैसे आतंकी हमलों से हुआ, तो ऐसा मालूम लगता है कि तो, और आपका क्या ये फैक्ट भी है कि या तो उसकी संवेदनशीलता होगी जो वहां पे विक्टिम हुए होंगे, उनके परिवार वाले, उनके मित्र वाले, या वो लोग जो उनसे जुड़े होंगे। जो पुलिस थे, कर्मी थे जिसने वहां पे शहीद हुए और जो लड़े, निश्चित रूप से वो भी एक तरह से भी हुआ आतंकी हमलों का, और वहां का भी असर पड़ा। तो यहाँ आपके प्रोफेशन का निश्चित रूप से कुछ असर रहा होगा, जिसकी वजह से आप ज्यादा कनेक्ट कर पाए उन लोगों से जो लोग का वहां पर नुकसान हुआ। तो मैं प्रश्न यहाँ से करता हूँ कि थोड़ा सा उस हादसे का जो प्रभाव आपके जीवन पर, आपके मन मस्तिष्क पर पड़ा और आपने कविता लिखनी शुरू की, और पहली कविता जो आपने लिखी उस हादसे से प्रभावित होकर, वहां से बात शुरू करें। तेजेंद्र सिंह। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पद्मेश जी आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, पहले लंदन, फिर यहाँ कलम के माध्यम से, और यहाँ पर प्रतीक्षा जी और बाकी सब जो लोग हैं, प्यारी जी और बाकी सब जो लोग हैं जो आज चाहे ऑर्गेनाइजर के रूप में यहाँ आए हैं, चाहे ऑडियंस के रूप में यहाँ आए हैं, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं ना एक छोटी सी डिफरेंट बात से बात शुरू करना चाहता हूँ। कविता को सुनने के लिए इवन इंडिया में भी ऑडियंस बहुत कम होते हैं, और अगर 50 ऑडियंस आ जाए हैं तो समझा जाता है प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि 10-11 लोग भी होते हैं, लेकिन ऐसे मेरे कार्यक्रमों में 200 लोग भी आए हैं, लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली, वो एक अलग बात है। लेकिन जनरली 40-50 लोग आ जाए तो लोग कहते हैं कि हॉल, छोटा हॉल ले लिया जाता है, हम 100 के बराबर हैं। हाँ, नहीं, मैं कह उसी बात पर आने वाला था कि एक बार मेरे पोएट फ्रेंड हैं, उनके साथ मेरा डिस्कशन ये इस बात पर हो रहा था, तो कि भाई लोग बहुत कम आते हैं कविता को सुनने के लिए, तो मैंने कहा ज्यादा लोगों की जरूरत क्या है। तो अगर आपके पास अच्छे सुनने वाले, प्रबुद्ध सुनने वाले, और जो who have an ear for your poetry, अगर वो थोड़े से भी लोग आ गए तो वो बहुत है। और इस पर मैंने एक कविता वो भी सुनाऊंगा। तो मैंने एक कविता इसके ऊपर लिखी, बहुत छोटी सी कविता है। कविता को बस चाहिए एक सालता हुआ दुख, सालता वो कहते हैं पियर्सिंग पेन। कविता को बस चाहिए एक सालता हुआ दुख, और सुनने वाला एक सीधा साधा आदमी। तो आई एम लकी कि यहाँ तो बहुत सारे आदमी हैं, एक आदमी नहीं, मुझे तो सिर्फ एक ही आदमी चाहिए। तो
तो कविता को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। और हमारी तो 28 साल से यही कहानी है, ये कविता है, मैं अकेला सुनता रहा। वो कविता है, आप सालता वो दुख है। ये आपने कहा इन्होंने। मैं तो कह सकता हूँ क्योंकि मेरी कविता का अंश है। कविता को बस चाहिए एक सालता हुआ दुख और सुनने वाला एक सीधा साधा आत्मा। In a way, I got the ball for you to go. बिल्कुल जी जी। इसी बात पर जो आपने कहा कि कविता ऐसी गोष्ठियों के लिए एक ही व्यक्ति चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो अभी कल इन्होंने आपने साझा किया लखनऊ के ऊपर चुटकुला कि वहाँ पर लखनऊ में कहते हैं कि एक आदमी से काम नहीं चलता है, अगर बल्ब भी लगाना हो तो 21 आदमी चाहिए। वो इसलिए कि एक आदमी तो बल्ब लगाएगा और बाकी 20 कहेंगे वाह क्या बल्ब लगाया, क्या बल्ब। तो आइए मैं अपना पिछले प्रश्न को आपको रिमाइंड कराता हूँ कि जो वो हादसा हुआ उसके बाद जो पहली कविता जिसको अपनी गंभीरता से लिखा हम वो सुनना चाहते हैं। ओके, तो वो हादसा कुछ ऐसा था कि एक पुलिस ऑफिसर और एक साधारण नागरिक के रूप में मैं काफी उससे विचलित हुआ और मेरी जो कविता है वो बेचैनी से निकलती है, विचलन से निकलती है। जब मैं बहुत रेस्टलेस हो जाता हूँ तो फिर कोई ना कोई कविता सामने आती है, तो तब भी एक कविता लिखी। तो वो मैं ये बॉम्बे के टेररिस्ट ब्लास्ट के बारे में, बॉम्बे में मतलब कविताएं तो मैं स्टूडेंट टाइम से लिखता चला आ रहा था, लेकिन कभी उसको मैंने सीरियसली सिलसिलेवार तरीके से नहीं लिखा। और फिर यहाँ से मेरा थोड़ा सिलसिलेवार और सीरियसली उसको लिखना मैंने शुरू किया। और फिर मेरा 2012 में पहला संग्रह आया, एक आभारी शहीद, इसका शीर्षक है एक आभारी शहीद। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक सुंदर पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया है। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक सुंदर पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया है। पर मुझे सैल्यूट कर नम आंखों से मेरा बारीक धुंधला नाम पढ़कर मुझे शर्मिंदा न करें। उसे साफ पढ़ने की कोशिश आपकी आंखों में कई परेशान सवाल खड़े कर देगी और उनके जवाबों में पसीना, अचकचाहट, लरसती जबान और झांकती बगलों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप नाहक परेशान ना हो, आप नाहक परेशान ना हो। मेरे सवाल मेरा मकान, मेरी पेंशन और मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है। मेरे सवाल मेरा मकान, मेरी पेंशन और मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है। मैं इनके जवाब तो वैसे भी उम्र भर नहीं ढूंढ पाया था, पर इनसे बेखौफ आंखें मिलाकर मैंने जी हल्का कर लिया था। मेरे पास कुछ और सवाल हैं जो मेरे सहमे हुए बच्चों से भी ज्यादा मासूम है। कि जैसे कौन तय करता है कि मरेगा कौन और किस कीमत पर। कि जैसे कौन तय करता है कि मरेगा कौन और किस कीमत पर। कौन तय करता है कि बचेगा कौन और उसकी गोली कैसे लगती है। कौन तय करता है कि बचेगा कौन और उसकी गोली कैसे लगती है। किसके हाथों में है कि बचे हुओं को रोज तिल तिल मारा जाए। किसके हाथों में है कि बचे हुओं को रोज तिल तिल मारा जाए। कौन है जो किसी का मरना और किसी का मारना बस दूरबीन लगाकर देखता रहता है। कौन है जो किसी का मरना और किसी का मारना बस दूरबीन लगाकर देखता रहता है। आपकी मोमबत्ती, आपके उबाल और संगमरमर पर लिखवाया मेरा बारीक नाम। आपकी मोमबत्ती और आपके उबाल और संगमरमर पर लिखवाया मेरा बारीक नाम। मैं शत शत आभारी हूं आपका, पर मुझे चाहिए मेरे जवाब। सवाल और भी हैं, लेकिन मैं ज्यादा सवाल पूछकर
आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मैं ज़्यादा सवाल पूछकर आपको शर्मिंदा नहीं करता। एक आभारी शहीद पर एक बहुत ही मार्मिक रचना आपकी यहाँ पर आई। तो निश्चित रूप से ये आपके ऊपर असर संभवतः इसलिए ज़्यादा पड़ा क्योंकि आप उस प्रोफेशन में हैं और आपके बहुत से मित्र और कलीग्स होंगे मुंबई में उस समय, जिनके ऊपर भी परिवार पर असर पड़ा हुआ होगा। तो जो आपका, तो मैं इस सवाल को एक और विस्तृत रूप में आपसे पूछता हूँ कि जब आपका जो प्रोफेशन है, आपकी जो साहित्य यात्रा है, कविता, तो आपको अपनी रचना में, समग्र साहित्य में किसका असर ज्यादा दिखता है? क्योंकि प्रोफेशन का साहित्य पर या साहित्य का से भी प्रोफेशन पे क्या असर पड़ता है? क्योंकि एक कवि हृदय जब कुछ एक उसमें रेड में जाता है, समझिए, तो किस प्रकार से आप अपने आप को बैलेंस करके संभालते हैं अपने अंतरात्मा के हिसाब से? देखिए, मेरा मानना है कि हम सब लोग एक डोमेन में डबल नहीं करते हैं, एक से ज्यादा डोमेन में डबल करते हैं। हमारा लाइफ में एक रोल नहीं होता, एक से ज्यादा रोल्स होते हैं। चाहे हम एक सिंपल हाउसवाइफ की बात ही कर लें जो किसी किस्म का जॉब नहीं करती है, पर उसके भी कई रोल्स होते हैं। वो मदर का रोल भी परफॉर्म कर रही है, वाइफ का भी कर रही है, एक डॉटर इन लॉ का भी कर रही है, कई रोल्स उसको, और ये सारे अलग अलग डोमेन्स हैं। उसको सोशलाइजिंग भी अपने हस्बैंड के बिहाफ पे, अपनी फैमिली के बिहाफ पर करना पड़ता है, फुल टाइम कुक भी है। तो हम सब लोग जो है एक से ज्यादा डोमेन में डबल करते हैं। तो इसी तरह मैं भी एक से ज्यादा डोमेन्स में डबल करता रहा। बाहर देखने से लगता है कि शायद इसमें कोई पैराडॉक्स हो, मुझे बहुत ज्यादा पैराडॉक्स नहीं लगा, अंदर से मुझे पैराडॉक्स नहीं लगा। और जहां तक नहीं कि एक दूसरे के ऊपर डोमेन्स इन्फ्लुएंस करते हैं, डेफिनेटली इन्फ्लुएंस तो करते ही हैं। मेरी पोइट्री ने मेरे प्रोफेशन को इन्फ्लुएंस किया है और मेरे प्रोफेशन ने मेरी पोइट्री को इन्फ्लुएंस किया है। जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल तो यही है कि शायद अगर मैं पुलिस ऑफिसर नहीं होता तो ये कविता नहीं लिखता, मैं उसको उतनी संवेदनशीलता से वो जो सब हुआ था उसको नहीं देख पाता। तो डेफिनेटली जो हमारे डोमेन्स हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं। जी, अच्छा, अब हम लोग जो भारतीय लोग हैं, जो भारत में रहते हैं, अक्सर हम लोग मल्टीलिंगुअल होते हैं जी। और आप तो मेरा ख्याल है अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी और पंजाबी भाषाएं, इन सभी में आपकी मार्मिकता है। तो जब हम लोग कविता लिखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ शब्द दूसरी भाषा के निकल कर आते हैं और हम वो या तो उपयोग करते हैं या हम एक संघर्ष करते हैं कि उन शब्दों को किस तरह से हम अपने मुख्य रूप से कविता लिखने में, गद्य में आसान होता है। तो कुछ ऐसी अवस्था में से कभी आप गुजरे हो क्योंकि आप मल्टीलिंगुअल हैं? मल्टीलिंगुअल हम सब लोग हैं क्योंकि अब ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है और उसमें मल्टीलिंगुअल हुए बिना काम नहीं चल सकता है। और मेरा तो मानना ये है, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट एंड रिसर्चर ऑफ साइकोलॉजी, मेरा मानना ये है कि जब बच्चे हमारे 4-5 साल के होते हैं तो उनकी कैपेसिटी होती है 5 लैंग्वेजेस सीखने की एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन ये हमारी कमी है कि हम उनको सिखाते नहीं। अगर हम उनको 5 लैंग्वेजेस भी 4-5 साल की उम्र में सिखाएं तो दे हैव द कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब ऑल ऑफ इट। बट हम लोग उनको सिखाते नहीं हैं। हम उनको या तो बस एक अंग्रेजी सिखा देते हैं या कुछ थोड़ी बहुत दादा दादी नाना नानी के इन्फ्लुएंस से हमारी जो वर्नाकुलर है, वो भी मतलब कोई बहुत लकी बच्चा होगा जो अपनी वर्नाकुलर को सीख पाएगा। तो मल्टीलिंगुअल वर्ल्ड में मैंने जो भाषाएं सीखी हैं, 4 भाषाएं, वो बड़े उनके ऊपर मैंने मेहनत की है क्योंकि भाषा बिना मेहनत के आती नहीं। आप एक बेसिक लेवल तक तो अचीव कर सकते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, पंजाबी, इवन अपनी मदर टंग जो है, अगर आप उसके ऊपर वर्क नहीं करते हैं, उसके ऊपर मेहनत नहीं करते हैं, तो आपको एक बेसिक लेवल तक सिखा देगी, काम चला। लेकिन आप उसमें कोई बहुत बड़े अच्छे एक्सपर्ट बन जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। तो भाषा जो है वो एक साइंटिफिक सिस्टम है जिसको लिंग्विस्ट ने साइंटिफिक, लॉजिकल और रीजनिंग के द्वारा जो है वो गढ़ा है। और इसलिए आपको अगर उसको सीखना है तो आपको उसके सारे प्रिंसिपल, उसके न्यूएंसेस, उसके इडियम्स, उनको समझना पड़ता है। तो मैंने इन 4 भाषाओं पे काम किया है
और जो बात आपने कही कि चूंकि अब हम मल्टीलिंगुअल हो जाते हैं तो कोई हम पोइट्री लिख रहे हैं तो उसमें कई शब्द जो हैं वो दूसरी भाषा के आ जाते हैं। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ, मैं एक कविता लिख रहा था, तो कविता का शीर्षक मुझे लिखना था कि वो कविता का शीर्षक मुझे इंग्लिश में ही आ रहा था और कविता मैंने हिंदी में लिखी। तो कविता का जो शीर्षक था वो मैं ये लिखना चाह रहा था, ए लेस सेंसुअस वुमन। तो अब सेंसुअस का मैंने हिंदी ढूंढना शुरू किया। अब सेंसुअस का हिंदी शब्द है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं, गूगल, देखिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, गूगल को तो छोड़ दीजिए, चैट जीपीटी भी अगर किसी मामले में फेल होता है तो लिटरेचर और पोइट्री में फेल होता है। वो साइंटिफिक चीजों में, मैथमेटिक्स में, लॉजिक में आपको बेस्ट आंसर्स देगा, लेकिन जब आप पोइट्री की बात करेंगे, लिटरेचर की बात करेंगे, चैट जीपीटी भी फेल होता है। क्योंकि उसके पोइट्री में, लिटरेचर में आपको न्यूएंसेस चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए समझाने के लिए, और वो कॉन्टेक्स्ट, वो न्यूएंसेस, दे आर थाउजेंड्स ऑफ न्यूएंसेस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन पोएम, और वो चैट जीपीटी को वो एक पोएम के न्यूएंसेस और कॉन्टेक्स्ट को बटोरने में आपसे तो बटोरेगा ना, वो उसके पास खुद थोड़ी दिमाग है, आपसे ले लेके स्टोर करता रहेगा, फिर उसको यूज करेगा आप ही के साथ, तो वो उसको स्टोर करने में कई साल लग जाएंगे। तो इसलिए तो बात आ रही थी कि अ लेस सेंसुअस मोमेंट, तो उसका मैंने बहुत तलाशना शुरू किया, तो कोई अच्छा हिंदी का शब्द नहीं मिला। तो पहले आया कि आप सब लोग अडल्ट हैं तो मैं सारी बातें कर सकता हूँ। तो पहला ट्रांसलेशन आया, एक कम कामुक स्त्री। अब कामुक बड़ा खराब शब्द है, हिंदी में बड़ा खराब है। तो मेरे एक दो दोस्तों ने कहा, अरे नहीं, ये तो सारा कविता का जो जिस्ट है वो खत्म हो जाएगा, और मुझे भी लगा कि वाकई खत्म हो जाएगा। फिर किसी ने कहा कि इसको इस तरह से लिखो कि एक कम नशीली स्त्री। तो मैंने कहा नहीं यार, उससे तो लगेगा जैसे शी इज अ ड्रंक। फिर फाइनली शब्द आया, एक कम मादक स्त्री। तो मादक जो है वो उस सेंसुअस की न्यूएंस को कैप्चर कर लेता है। तो फिर मादक के ऊपर हम लोग स्टेबलाइज कर रहे हैं। डेरोगेटरी वर्ड भी नहीं है, डेरोगेटरी वर्ड भी नहीं है, और मादक में नशीली कविता हुआ। तो वो जो एक कम मादक स्त्री, less sensuous woman. It's like Madak is intoxicated. बट मादक का न्यूएंस है ना, वो दूसरी अर्थ में भी आता है, अल्कोहल वाला के अलावा भी उसका एक न्यूएंस है ना। तो बहुत ही शब्दों के अलग-अलग अर्थ है ना, कंटेक्स्ट से मतलब एक कम मादक। वो सुंदर कम थी, कम मादक भी। वो सुंदर कम थी, कम मादक भी, पर नादान बहुत और निश्चल भी थी, पर नादान बहुत और निश्चल भी थी। ढेर सा अपनापन लिए समेट लेती थी मुझे, जैसे माँ अपनी छाती में। ढेर सा अपनापन लिए समेट लेती थी मुझे, जैसे माँ अपनी छाती में। कभी बनकर बच्ची बैठ जाती थी गोद में, करती थी खिलवाड़ मेरी नाक मूंछ खींच कर। कभी बनकर बच्ची बैठ जाती थी गोद में, करती थी खिलवाड़ मेरी नाक मूंछ खींच कर। और कभी होकर स्त्री, और कभी होकर स्त्री भर देती थी उत्तेजना से, और कभी होकर स्त्री भर देती थी उत्तेजना से। फिर धीरे से बदल देती थी सारा पतन प्रेम में, और चुपके से सारी वासना विश्वास में। और धीरे से बदल देती थी सारा पतन प्रेम में, और चुपके से सारी वासना विश्वास में। फिर कभी गहरे दोस्त जैसी गहरी नजरों से सहला देती थी पीठ। फिर कभी गहरे दोस्त जैसी गहरी नजरों से सहला देती थी पीठ। कभी खला नहीं उसका कम मादक होना, कभी खला नहीं उसका कम मादक होना।